नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कानून नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, आप जान ही रहे हैं कि उत्तराखंड इस समय धधक रहा है। उत्तराखंड में जो आग लगी हुई है आप सभी जानते हैं। उत्तराखंड को बने हुए 21 वर्ष का समय हुआ है, लेकिन इन 21 वर्षों में जिस प्रकार के उत्तराखंड की हम लोगों ने कल्पना की थी वो उत्तराखंड बिल्कुल भी बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। उत्तराखंड के आंदोलन के लिए हमने भी पार्टिसिपेट किया था, हमने भाग लिया था। मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा कांड जो हुआ था उस समय हम भी दिल्ली गए थे, और उस समय जिस प्रकार का बलिदान हमारी माताओं बहनों ने दिया था और लोगों ने दिया था, वो उस बलिदान की कीमत कुछ भी नहीं दिख रही है उत्तराखंड में। आप जान ही रहे हैं कि किस प्रकार से बहू बेटियां आज हमारी सुरक्षित नहीं है। और अगर काम की बात की जाए तो उत्तराखंड में आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार का काम हो रहा है। कहीं भी उस प्रकार का विकास नहीं हो रहा है जिस विकास की हम सभी लोगों ने कल्पना की थी। अभी अंकिता भंडारी की जो हत्या हुई है और दर्दनाक हत्या हुई है, और पूरा उत्तराखंड ही नहीं आज पूरे भारत और पूरी दुनिया में इसकी आग फैली हुई है। और सभी की मांग यही है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दी जाए। और देखिए, अब दोस्तों मामला है कोर्ट में, और कल जैसा बताया गया है कि रिमांड पे उन्हें लिया गया है। तीनों आरोपियों को रिमांड पे लिया गया। अब जो भी कार्रवाई होगी कोर्ट में कार्रवाई होगी, और कोर्ट को चाहिए सबसे पहले तो जो केस है उसको बहुत मजबूत पुलिस ने किस प्रकार से किया होगा ये देखने वाली बात होगी। और जिस प्रकार से गवाह न मुक रहे, अभी सभी लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं और बता रहे हैं कि आज रिजॉर्ट में ये होता था वो होता था, वो सब सारी बातें खुलकर आ रही है। लेकिन उन गवाहों को लास्ट समय तक जो है उसी अपनी जो बात है उस पर कायम रहना चाहिए, तभी जाके जो है अंकिता भंडारी के हत्यारों को सज़ा मिल सकती है। अभी एक दूसरा मामला, अगर हम कोटद्वार विधानसभा की दोस्तों बात करें तो कोटद्वार विधानसभा में मामला, विधानसभा में जिस प्रकार से नियुक्तियाँ हुई हैं वो आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से नियुक्तियाँ हुई है। और रोज़ उत्तराखंड में यह है कि बाहर के लोगों को यहाँ पर नियुक्तियाँ दी गई, कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि जो हमारी यहाँ की जो कोटद्वार की विधायिका हैं रितु खंडूरी जी, कोटद्वार से वो जीती हैं, कोटद्वार के लोगों का उनको समर्थन मिला है और तभी शायद वो विधानसभा अध्यक्ष बनी है, और तभी उनके पास पावर आई है कि वो नियुक्तियाँ कर सकती हैं। तो लोगों का रोष यही है कि स्थानीय लोग उत्तराखंड के कोटद्वार ही नहीं दूसरी और जगह के लोगों को भी आप उसमें नियुक्तियाँ दे सकते थे, लेकिन इस प्रकार से नहीं दिया गया। आज हमारे साथ बात करने के लिए अनूप थपलियाल जी हैं। 2-3 विषयों पर उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप भी शायद आंदोलनकारी हैं उत्तराखंड में। इन 21 वर्षों में किस प्रकार के उत्तराखंड की आपने कल्पना की थी और किस प्रकार का उत्तराखंड आप देख रहे हैं? उत्तराखंड जब आंदोलन था उस समय तो हम खैर पढ़ाई कर रहे थे, इंटर में थे, लेकिन मेरा ये मानना है कि उत्तराखंड का उस समय जो भी जनमानस था, चाहे वो छोटा बच्चा था या बुजुर्ग था, वो सबके सब एक रूप से किसी न किसी तरह से उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं। क्योंकि हमारी भी स्कूलें बंद होती थी, हमें भी ज़बरदस्ती घर बिठा दिया था, बाज़ार में धाराएँ लग जाती थी, घर से बाहर नहीं, बहुत सारी चीज़ें प्रतिबंध हमने भी झेले। खैर ये विषय अलग चीज़ हो गई। जो उत्तराखंड की कल्पना उस समय यहाँ पे लोगों ने की थी कि एक उत्तराखंड जो मिलेगा, उत्तर प्रदेश जो कि अलग राज्य है और उसमें जो गुंडागर्दी अन्य चीज़ों के लिए उस समय फेमस था, तो उससे अलग होकर एक देवभूमि के रूप में इस राज्य की एक स्थापना की जो भावना लोगों के मन में बैठी, आज वो भावना कहीं ना कहीं हमारे नेता रूपी अक्षरों द्वारा ख़त्म कर दी जा चुकी है। मैंने पुराणों में पढ़ा है, टीवी सीरियल में देखा है, उनमें ये देखा जाता था अक्सर कि देवताओं की भूमि पर कब्जा करने के राक्षस जिस तरह के षड्यंत्र रचते थे, ठीक उसी तरह उत्तराखंड जब से बना है, 22 साल आज उत्तराखंड को हो गए। इन 22 सालों में नेताओं द्वारा न जाने कितने यहाँ पे षड्यंत्र रचे गए हैं, और उत्तराखंड के भले के लिए शायद ही कोई नेता आ गया हो। मुझे वैसे लगता तो नहीं है, एक आध कोई अपवाद हो सकते हैं, वो मेरी जानकारी में ऐसा है नहीं कि कोई खुलकर सामने आया हो। लेकिन बाकी जो अच्छे लीडर थे, अच्छे नेता थे, उनको बड़ी पार्टियों द्वारा यहाँ पर दबा दिया गया है। आज वो लोग मोहताज हैं जगह जगह। उत्तराखंड क्रांति दल का आप असर देख सकते हैं, या अन्य जो हमारे क्षेत्रीय दल थे सबका असर आप देख सकते हैं। राजनीतिक पार्टियों ने, बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने बहुत सोची समझी रणनीति के तहत इनको तहस नहस कर दिया, और आज उत्तराखंड की जो वर्तमान दशा हो चुकी है, उत्तराखंड मुझे लगता है कि इस समय देश का सबसे भ्रष्ट और खौफनाक राज्य बन चुका है। जिस तरह से यहाँ लगातार वारदातें, हर दिन किसी न किसी लड़की के गायब होने की खबर, महिला के गायब होने की खबर, बच्चों के गायब होने की खबर, हत्या की खबर। अभी कुछ समय पहले मैं एक उसमें पढ़ रहा था आर्टिकल में, लगभग यहाँ प्रति माह कम से कम 1000 से 1500 तो खून की ही खबरें हैं केवल। बाकी अन्य बार किसी में कानून व्यवस्था फेल, आपकी पटवारी व्यवस्था फेल, आपकी तहसील व्यवस्था फेल, आपकी यातायात व्यवस्था फेल। सिर्फ एक व्यवस्था यहाँ इनके पास है, वो व्यवस्था है कि नेताओं को हर जगह से जो पैसा जा रहा है वो हर रूप में जाना चाहिए। कमीशन रुकना नहीं चाहिए, कमीशन रुकना नहीं चाहिए इनका, चाहे कैसे भी आए, कहीं से भी आए, बस कमीशन लाओ और उत्तराखंड में लाओ।
अनूप थपलियाल जी स्वतंत्र पत्रकार हैं और अपनी पत्रकारिता के माध्यम से बिल्कुल ज्वलंत मुद्दे उठाते रहते हैं और अपनी बेबाक टिप्पणी भी लगातार करते रहते हैं। सर, अंकिता भंडारी का मामला चल रहा है, आज पूरी देश, उत्तराखंड ही नहीं पूरी देश और दुनिया में चल रहा है। किस प्रकार से उन दरिंदों को फांसी होगी, क्या देख रहे हैं इस पूरे केस में, क्या आपकी नज़र है? अंकिता भंडारी हत्याकांड जो इस समय वाकई पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए वो बहुत गौर से सोचने के बाद में कुछ अधिवक्ताओं से भी मेरी बात हुई है। देखो, जन भावनाएं तो लगातार सड़कों पे उतर रही हैं, लोग बहुत गुस्से में हैं और चाहते हैं कि उसके हत्यारों को फांसी मिले। लेकिन जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, उस प्रोसीडिंग में कितने लोग सामने आते हैं या पुलिस कितनी जांच करके कितने साक्ष्य इस मामले में जुटा पाती है, ये उस पर निर्भर करता है। क्योंकि कोर्ट जन भावनाओं पे नहीं चलेगा, कोर्ट चलेगी आपकी तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर। और देखने में आ रहा है कि जो मौजूदा सरकार है उसके द्वारा जो तथ्य हैं उनको मिटाने का भरपूर प्रयास शुरू से यहाँ पर करा जा रहा है। चाहे वो रिजॉर्ट पे जल्दबाजी में बुलडोजर चलवाने का मामला हो या देर शाम को अंकिता का दाह संस्कार करने का मामला हो। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी सुनने में आया कि वहाँ पर कोई महिला डॉक्टर मौजूद नहीं थी, जबकि महिला डॉक्टर का वहाँ पर होना अनिवार्य था, लेकिन वो भी वहाँ पे नहीं थी। फिर ये किसी न किसी तरीके से अंकिता के जो परिवार है उसके ऊपर लांछन भी यहाँ पे भाजपा के लोगों द्वारा या भाजपा के समर्थित दलों द्वारा यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, ताकि वो बदनाम हो और लोगों की जो एक भावना न्याय पाने की, अंकिता को न्याय दिलाने की है, उसमें कुछ परिवर्तन आए। तो ये इससे घृणित कृत्य कोई हो ही नहीं सकता कि आप किसी एक ऐसी लड़की को जो अभी अपनी युवावस्था में कदम ही रखा था और अपने रोजगार के लिए घर से बाहर निकलती है, आप एक तरफ तो बहू बेटियों को बचाने की बात करते हैं, दुनिया भर की आप तमाम बातें, पूरे देश में आपके जो स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या अन्य है कि महिलाओं को प्राथमिकता हो, महिलाओं को इतना आरक्षण दिया जाए, वो आरक्षण की किस लिए आप बोल रहे हैं? आपके ही लोग इतने घृणित कृत्य को कर रहे हैं और उसके बाद उस कृत्य को बचाने के लिए फिर घृणित बयानबाजी भी आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, इस पूरे मामले में जो वहाँ की विधायिका रेणु बिष्ट की जो है भूमिका संदिग्ध लगातार दिख रही है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, रेणु बिष्ट भी भाजपा का ही विधायक हैं और जाहिर सी बात है कि बिना ऊपरी निर्देशों के उन्होंने भी कोई काम नहीं किया होगा। जिस तरह से रेणु बिष्ट तो खैर अभी भाजपा में आई हैं, अभी भाजपा से चुनाव जीती हैं, लेकिन भाजपा के पुराने नेता जो घाघ भाजपा के पुराने, जो पुराने धुरंधर हैं, देखो जो VVIP वहाँ पे आने का जिक्र किया जा रहा है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई छोटे मोटा आदमी होगा कोई घाघ ही पुराना। तो ऐसे घाघों को बचाने के लिए क्या लगता है कि एक MLA का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जबकि MLA का कर्तव्य होता है कि वो प्रशासन को निर्देश दे। आप प्रशासन को अनदेखा करके वहाँ पे बुलडोजर चलवा रहे हैं या अन्य कोई भी कृत्य जगह जगह ऐसे कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि पूरी सरकार ही इस समय अंकिता हत्याकांड को दबाने के लिए और जन भावनाओं को मोड़ने के लिए प्रयासरत हो रही है। वो तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे जो मामले पे पर्दा डाल रही है। सर, लेकिन अगर बात करें विरोधी पार्टी कांग्रेस की, तो कांग्रेस भी इस मुद्दे पर मुझे नहीं लग रहा है कि खुल के आ रही है या इस प्रकार का जो विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा क्या है? देखिए, कांग्रेस को तो इस समय तो कुछ कहना ही बेकार है, क्योंकि सत्ता में पूर्ण रूप से जो बहुमत है वो भाजपा का है। लेकिन और सड़कों पर उतरते हुए कांग्रेस भी नहीं दिखाई दे रही मुझे। कैसे उतरेगी? उसके पीछे कुछ कारण तो आपके खुद के समय में कि इतने यहाँ पे कांड हुए हैं वो हैं, और सबको पता है कि वर्तमान में सरकार क्या कर रही है। अगर किसी ने, कांग्रेस के किसी नेता ने अगर हिम्मत करी वो अंकिता हत्याकांड को लेकर कोई बड़ा आंदोलन चलाने का प्रयास करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो CBI यहाँ पे भर्ती घोटाले की जांच करने नहीं आई, उस कांग्रेस नेता की जांच करने के लिए शाम तक CBI या ED यहाँ नियुक्त कर दी जाएगी। तो जाहिर सी बात है खुद को बचाने के लिए कांग्रेस के नेता भी यहाँ पे बैकफुट में जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस के नेता भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार के कार्यों में लिप्त दिख रहे हैं, इनके भी रिजॉर्ट या इस प्रकार से होंगे तो 100%। आपको क्या लगता है कि पूरे उत्तराखंड में बिना कांग्रेस और भाजपा की नेताओं की आपसी सहमति के अवैध कार्य चल रहे हैं? अगर चोर मौसेरे भाई दोनों पार्टी, मौसेरे भाई क्या है, तो सगे भाई हैं दोनों। मौसेरे भाई तो फिर भी दूर का रिश्ता है, यहाँ तो दांत काटी जा रही है। आप उत्तराखंड के नेताओं के, भाजपा के, कांग्रेस के नेताओं के इतिहास निकाल लीजिए, आधे से ज़्यादा आपको पारिवारिक संबंधों से जुड़े हुए लोग मिलेंगे। अगर यहाँ भी खनन की बात करें, अवैध खनन की, तो दोनों पार्टियां ही लिप्त हैं। 100%। आपको कोटद्वार की बात, कोटद्वार में तो मेयर कांग्रेस की है और विधायक भाजपा की है। तो आपको क्या लगता है कि किसी एक के बिना रजामंदी के खनन हो रहा है, वो भी इतना खुलेआम? आज पुल टूटने की कगार पे है, न जाने कब पुल गिर जाए। हालांकि उसको बनाने के, बचाने के प्रयास, लीपा पोती का काम जैसे पुल पे चल रहा है वैसी जनता पे चल रहा है। पुल जो एक जगह अपनी जगह से हिल चुका है, क्या लगता है कि वो उस स्थिति में दोबारा आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। वो मजबूती नहीं रहेगी, वो मजबूती रहेगी नहीं। और
हो सकता था कि अगर लोगों की उस पर नज़र नहीं पड़ती तो वो पुल टूट भी जाता। अभी बीएल वाले पुल की भी स्थिति सही नहीं है। बीएल वाले पुल की स्थिति तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। ये पुल तो फिर भी थोड़ा सा धंसा, तो वो पुल जिस दिन जाएगा पूरी तरह जाएगा। और एक बात और है पुल के संदर्भ में कहना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले भाजपा सरकार ने खनन के लिए 100 मीटर की दूरी वो करी थी, तय करी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा रातों रात सपना आ गया कि उन्होंने वो दूरी घटाकर 500 मीटर की कर दी, 1 किलोमीटर की बजाय 500 मीटर की कर दी। दूसरी बात, तमाम जो रिजॉर्टों की अगर बात कर लो, नदी में, फतेहपुर में आप जाइए, नदी में खुला रिजॉर्ट बने हुए हैं। और पहले वहाँ कहीं कब्रिस्तान थी, लोग मुर्दों को जलाते थे, इस प्रकार से। कब्रिस्तान रहा होगा, शमशान रहा होगा, ठीक है, वो अपनी जगह हो सकता है, लेकिन ये लोग मानकों की भी जांच नहीं कर रहे। मानकों की क्या जांच करनी है? जो सीधे नदी में बना हुआ है, साफ दिख रहा है कि ये अवैध है, नदी में बना हुआ है, उसको तोड़ने बना दिया गया है पुल उसमें। पुल, हाँ, जबकि आप किसी नदी के ऊपर अपना प्राइवेट पुल नहीं बना सकते हैं। लोगों ने वहाँ पे पुल बना के अपने रिजॉर्टों को चलाया। और मज़े की बात है कि यहाँ के चाहे कोटद्वार के विधायक हो, चाहे यमकेश्वर के हो, चाहे चौबट्टा खाल के हो, चाहे लैंसडाउन के हो, ये 4 विधानसभाओं का केंद्र बिंदु है कोटद्वार। यहाँ के हर नेता को वो जगह पता है, और मुझे तो लगता है कि हर नेता के गुर्गे अय्यासी करने के लिए उन्हीं रिजॉर्टों का इस्तेमाल करते हैं। सर, एक बात और हम करेंगे, उत्तराखंड विधानसभा की जो विधानसभा अध्यक्षा हैं, उन्होंने अभी कुछ नियुक्तियां की हैं, और यहाँ पर लोगों को आरोप यह है कि उन नियुक्तियों में एक भी उत्तराखंडी नहीं है। तो इस पे क्या कहना है? पूरा रोष है, इस पे क्या कहेंगे सर आप? कि उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष पर जो अभी आरोप लगाया कि उन्होंने अपने निजी उस स्टाफ में कुछ लोगों को भर्ती किया, देखिए वैसे तो ये उनका संवैधानिक अधिकार है, निजी मामला है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से उनकी छवि, उनकी तो जो भी हो, लेकिन उनके पिताजी की जो छवि उत्तराखंड राज्य में एक ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में पूरे देश में वो जाने जाते हैं, और उस छवि को थोड़ा से भी अगर आँच आए तो मुझे नहीं लगता कि रितु खंडूड़ी जी कहीं भी ये पद संभालने के लायक हैं। क्योंकि उनको चाहिए था कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जिस कोटद्वार ने बाहर से अचानक आपको यहाँ कर आने के बाद भी बहुमत से जिताया और विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाया, तो इस कोटद्वार के किसी एक बेरोजगार को उठाकर वहां नौकरी लगा सकती थी। लेकिन उनका यहाँ नहीं करके बाहर के लोगों को वहां स्टाफ में रखना है, ये मेरी ही नहीं, शायद हर उत्तराखंडी की समझ से बाहर की वस्तु है। तो दोस्तों, ये थे अनूप थपलियाल जी, स्वतंत्र पत्रकार हैं और बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। और जिस प्रकार से उत्तराखंड विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई हैं, अनूप थपलियाल जी कह रहे हैं कि वो उनका अधिकार है, लेकिन उनका अधिकार तभी मिला उन्हें जब यहाँ के लोगों ने उन्हें जिताया। अरे, जिन लोगों ने आपको जिताया है, कम से कम उन लोगों को आप एक आध नियुक्ति उसमें दे सकते थे। उत्तराखंड के लोगों को, कोटद्वार के लोगों को नहीं दे सकती थी आप, तो उत्तराखंड के लोगों को आप नियुक्तियाँ दे सकती थी उसमें। और अधिकार का आपने अगर पालन करना था, अधिकार को आपने अगर अधिकार करना था, तो अपने उत्तराखंड के लोगों को करना चाहिए था। बहुत सारे विषयों पर हमने बात की अनूप थपलियाल जी से। दोस्तों, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा आपको कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप पूरे इस वीडियो में आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल कण्व नगरी लाइव को आपने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।